दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हमारे सेकंड चैप्टर से, इसका नाम है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ऑलरेडी कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया था आपको। आई होप आपको चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। अब आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम शेयर्स के बारे में पढ़ने वाले, इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सारी चीजों के बारे में क्या पढ़ने वाले। सबसे पहली चीज ये आती है कि शेयर मतलब होता क्या है। चलो समझा देता हूँ। शेयर मतलब क्या होता है? कंपनी में एक जो छोटी सी हिस्सेदारी या फिर कंपनी में जो हिस्सेदारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अगर मैं 5 टुकड़े करूं, ठीक है, 5 लोग हैं तो 5 लोगों का हर एक का कितना हिस्सा होगा? एक हिस्सा होगा। उसी को मैं इंग्लिश में बोलूं तो पर पर्सन ओन क्या कितना शेयर करता है? एक शेयर क्या करता है इस मोबाइल का। समझ में आ गया? तो शेयर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर फीचर्स क्या है शेयर का? सबसे पहली चीज मीनिंग ऑलरेडी मैंने बताया, ये जितना भी शेयर कैपिटल होता है, जैसे 1000 करोड़ का शेयर है, 1000 करोड़ का शेयर कैपिटल है, तो कंपनी का एक हिस्सा कितना हो गया? फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए की जो वैल्यू का शेयर क्या उसके नाम रहेगा। फिर ओनरशिप, जो बंदा इस शेयर को खरीदता है वो क्या होता है? शेयर होल्डर होता है, वो कंपनी का क्या ओनर होता है। एविडेंस ऑफ टाइटल क्या होता है? जब कभी भी कोई भी पर्सन क्या करता है? शेयर खरीदता है तो कंपनी उसको एज एन प्रूफ क्या देती है? आपको शेयर सर्टिफिकेट देती है, जो कि ओनरशिप का प्रूफ होता है। राइट्स क्या रहते हैं इसके पास? अधिकार क्या रहते हैं इसके पास? अधिकार रहते हैं कि वो शेयर के बदले क्या कमा सकता है? डिविडेंड कमा सकता है। फिर साथ ही साथ उसके पास ये भी अधिकार रहते हैं कि कंपनी से उसको नोटिस मिले, जब कभी भी उसकी मर्जी करे तो जो स्टैट्यूटरी बुक्स हो गए, जो अकाउंटिंग बुक्स होते हैं, उसको वो चेक भी कर सकता है। इनकम क्या होती है? कंपनी जो शेयर का पैसा उसने इन्वेस्ट किया था उसके बदले कंपनी इसको क्या पे करती है? डिविडेंड पे क्या पे करती है। डिस्टिंक्टिव नंबर, जब कभी भी देखिए जैसे आधार कार्ड, आधार कार्ड पे हमारे पास क्या होता है? एक यूनिक आईडी नंबर होती है। वैसे ही जब कभी भी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो कंपनी जब आपको शेयर सर्टिफिकेट देती है तो उसके ऊपर एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, जो कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जब कभी भी ये आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दिए जाते हैं तो इससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये शेयर का पहला मालिक कौन था, फिर उसके बाद किसको बेचा गया, फिर किसको बेचा गया, कितने रुपए में खरीदा गया था, कितने रुपए में बेचा गया था। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है। वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है? 3 तरह के वैल्यूज होते हैं। सबसे पहली चीज है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? जो भी अमाउंट क्या शेयर पे लिखा होता है उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे 10 रुपए का सिक्का होता है, 10 रुपए के सिक्के पे कितना अमाउंट लिखी थी ना, 10 रुपया, तो वो क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। इश्यू प्राइस क्या होता है? इश्यू प्राइस, जब कभी भी कंपनी का जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 10 रुपए, लेकिन कंपनी बेचती 20 रुपए में, तो बेची इश्यू कितने रुपए में की? 20 रुपए में, तो वो इश्यू प्राइस हो गया। मार्केट वैल्यू क्या होता है? कंपनी का जो शेयर है उसकी एक्चुअल में मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है? फेस वैल्यू 10 रुपए है, इशू प्राइस शायद 20 रुपए होगी, लेकिन मार्केट में उसकी जो वैल्यू चल रही है वो फॉर एग्जांपल 5 रुपए चल रही है, तो मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो मार्केट में शेयर की प्राइस होगी उसको मार्केट वैल्यू। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ये क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। इसे हम क्या कहीं पे भी इजीली क्या कैरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह पे हो गया तो वहीं पर रखना, वो ये मूवेबल होता है। फिर ट्रांसफरेबिलिटी, अगर मुझे लग रहा है इस कंपनी के शेयर की अब मुझे और ज्यादा जरूरत नहीं, मुझे लंबे टाइम तक नहीं रखना है, तो मैं इसको इजीली किसी को भी बेच सकता हूं और कोई भी क्या खरीद सकता है। काइंड्स ऑफ शेयर, उधर 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होता है और एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात किसकी करूंगा? मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की बात करूंगा। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर जो होता है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होता है कंपनी का, उसे रियल ओनर ऑफ द बिजनेस कहा जाता है। जैसे बिजनेस में अगर मैं बात करूं, अगर प्रॉफिट होता है तो ओनर को प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है, अगर प्रॉफिट कम होता है तो प्रॉफिट उसको कम मिलता है, ठीक है। अगर वहीं लॉस होता है तो जो ओनर होता है नुकसान मिलता है। वैसे जब कंपनी को फायदा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। कंपनी को जितना ज्यादा फायदा होगा इक्विटी शेयर होल्डर वाले को भी उतना ही ज्यादा क्या फायदा होने वाला है। जितना कम फायदा होगा कंपनी को उतना ही कम फायदा इसको भी। कंपनी को लॉस होगा तो इसको कोई भी इनकम होने वाली नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नो प्रेफरेंशियल राइट, जब कभी भी डिविडेंड होगा या फिर जो कैपिटल का पैसा लौटाया जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। लास्ट में अगर कुछ बचा तो ही पैसे मिलेंगे, अगर कुछ नहीं बचा तो उसको 1 भी रुपया मिलने वाला नहीं है। फिर क्या आता है? रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर वाले को हमेशा हर एक चीज में क्या प्रेफरेंस पहले दी जाती है, चाहे वो डिविडेंड दे रहा हो या फिर कंपनी उसका जो कैपिटल होगा वो लौटाता होता है, तो प्रेफरेंस शेयर वाले को सबसे पहला क्या दिया जाता है? आपका प्रेफरेंस दिया जाता है। उससे भी पहले किसको दिया जाता है? जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, पहले क्रेडिटर्स को दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस होल्डर को दिया जाता है, फिर कुछ बचा तो आपके इक्विटी वाले को मिलता है। तो इसलिए बोला था जो भी कुछ बचेगा वो किसको मिलता है? फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। कंट्रोलिंग पावर, जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला बंदा रहता है वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही साथ जब कभी भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो इसके भी जो वोट्स होते हैं बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब इसके पास अधिकार क्या होते हैं? इसके पास राइट टू वोट होता है, ठीक है। राइट टू शेयर मतलब जो भी फायदा होगा, जितना भी फायदा होगा उस समय एक हिस्सा इसका भी होता है। राइट टू इंस्पेक्ट, जितने भी बुक्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए, स्टैट्यूटरी बुक्स होते हैं, इनको ये चेक कर सकता है। राइट टू ट्रांसफर, जब कभी भी इसकी मर्जी करे तो ये शेयर को क्या किसी के भी नाम पे क्या ट्रांसफर कर सकता है, यानी बेच सकता है। परमानेंट कैपिटल,
ये क्या होता है, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल कैपिटल मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, और कंपनी वो जो पैसा है कंपनी के पूरे लाइफ टाइम तक क्या वापस लौटाने वाली नहीं होती है। हाँ, कंपनी बंद हो गई, कुछ पैसा बचा तो लौटाती है, तो उस तरह के कैपिटल को हम लोग इरिडीमेबल कैपिटल क्या बोलते हैं। फिर फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, मैंने कहा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला रहता है उसका जो प्रॉफिट होता है टोटली किस पे डिपेंड करता है, कंपनी के प्रॉफिट पे। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा तो इसका डिविडेंड ज्यादा, कंपनी का प्रॉफिट कम इसका डिविडेंड कम, कंपनी का लॉस तो उसको नो डिविडेंड। समझ में आ गया, तो इसका क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। बोनस इश्यू, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा होता है तो कंपनी कई बार जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बोनस इश्यू करती है, मतलब कुछ शेयर्स क्या देती है, उनको फ्री में देती है। फेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा इस तरह के शेयर की हमेशा कम होती है। राइट टू इश्यू, अब राइट इश्यू भी मिलता है कंपनी, जैसे आईपीओ है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुआ, पहली बार कंपनी शेयर क्या करी, सेल करी है, कुछ लोगों ने खरीदा। जब कंपनी दूसरी बार यानी एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर करेगी तो यहाँ पे जो उसके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होगी सबसे पहले उनको प्रेफरेंस देगी, भैया हम शेयर वापस से इश्यू करें, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, और जो प्राइस होगी वो मार्केट वैल्यू से क्या कम रहेगी। मार्केट वैल्यू भी इसकी क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही तो बट ऑब्वियस बात इसकी डिमांड ज्यादा होगी, हर कोई उसको खरीदना चाहेगा क्योंकि डिविडेंड अच्छा खासा देगी, तो इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको कोई खरीदना चाहेगा क्या, नहीं कोई खरीदना चाहता, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, कैपिटल अप्रिसिएशन, जब कभी भी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, जैसे मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करी, उसका डिमांड बहुत ज्यादा आ गया, शेयर की प्राइस क्या हो गई, 10 से कितना हो गया, 100 रुपए का, तो कितना रुपया कैपिटल इसका बढ़ गया, 90 रुपया इसका प्राइस क्या बढ़ गया। तो यहाँ पे कैपिटल का जो प्राइस था वो अप्रिशिएट हो गया, अप्रिशिएट बढ़ा हुआ, तो ये बोला प्रेस, सही बात है। अगर कंपनी की इनकम क्या होती है, कम होती है या फिर गिरती है तो इसको नुकसान होता है। इक्विटी शेयर वाले को हो सकता है कभी कभी डिविडेंड ना मिले, उसकी शेयर की जो प्राइस हो वो भी क्या कम हो जाए, मूल रकम भी ना निकले। नो चार्ज ऑन एसेट, कंपनी में जब कभी भी आप इक्विटी शेयर के लिए क्या करते हो, पैसे डालते, तो कंपनी उसमें कोई भी ऐसे चार्ज नहीं देती कि अगर मैं पैसे नहीं लौटा पाई तो आप ये चीज लेके जाना, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पे दो तरह के टाइप्स होते हैं इक्विटी शेयर के। एक पहला होता है विद नॉर्मल वोटिंग राइट, जहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जब आपका पहला टाइप है शेयर होल्डर का, तो वहां पे जहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपने शेयर होल्डिंग के हिसाब से क्या मिलता है, आपका शेयर वोटिंग राइट्स मिलता है, तो उसको विद नॉर्मल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब क्या होता है कि जहां पे शेयर होल्डर्स के जो वोटिंग राइट्स होते हैं, जो वोटिंग पावर्स होते हैं, वो डिफर करते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर्स, ये दूसरे टाइप का शेयर है। ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस होल्डर बेसिकली इस तरह का शेयर होल्डर होता है जहां पे उसको हर एक चीज में सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है। जब कंपनी क्या कैपिटल लौटाती है तो सबसे पहले पैसे इसको मिलते हैं, जब कंपनी डिविडेंड देती है तो सबसे पहले डिविडेंड इसको मिलता है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में, समझा। पहला प्रेफरेंस फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऑलरेडी मैंने समझाया कि इक्विटी शेयर होल्डर के पहले सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, इसको दिया जाता है। फिर क्या था, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी बंद होने वाले रहते हैं तो कंपनी जब सबके पैसे लौटाती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे सबसे पहले लौटाए जाते हैं, बाद में इक्विटी वाले को लौटाए जाते हैं। नेचर ऑफ कैपिटल, ये रिडीमेबल होता है, कंपनी जो होती है, कंपनी ये लाइफ टाइम में कभी भी इन्होंने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए जो पैसे दिए थे उसको क्या कर सकती है, लौटा सकती है। फिक्स रिटर्न, अब मैंने जैसे कहा इक्विटी वालों का जो डिविडेंड होता है फ्लक्चुएटिंग होता है, नहीं इसका फ्लक्चुएटिंग नहीं होता, इसका फिक्स रेट होता है कि आपको इतने रेट पे क्या डिविडेंड क्या मिलेगा ही मिलेगा। राइट टू इश्यू या फिर बोनस इश्यू, दोनों ही अधिकार नहीं मिलते। कंपनी अगर एक बार के दूसरे बार क्या करती है, शेयर इश्यू करती है, तो इनको कभी भी नहीं पूछती है और इनको कोई भी फ्री में शेयर देती नहीं है। जो वोटिंग राइट्स, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलता है। मार्केट वैल्यू, इसकी जो प्राइस होती है शेयर की वो कम या फिर ज्यादा नहीं होती, फिक्स रहती है। फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में इसकी जो फेस वैल्यू होती है ज्यादा होते हैं। रिस्क अगर मैं बात करूं तो रिस्क जो होता है इस तरह के शेयर होल्डिंग्स में वो कम रहता है और इन्वेस्टमेंट भी क्या स्टेडी रहती है, ठीक है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, जो अब ये शेयर कौन खरीदते हैं, ऐसे शेयर होल्डर्स करते हैं जिनको कहीं ना कहीं डर होता है कि मेरे पैसे कहीं डूब ना जाए, तो वो सेफ साइड के लिए वो इस तरह के शेयर क्या खरीदते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहला आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। कंपनी क्या करती है, हर साल डिविडेंड देती है, ठीक है, एक साल दिया, अब बीच के 2 साल में नहीं दिया, फिर तीसरे साल फिर चौथे साल दे रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर पहले साल दे दिया तो उसका मैटर तो क्लियर, अब बीच में 2 साल नहीं दिया, दोनों साल का मिला के कितना होता है, 20 रुपया होता है। तीसरे साल कितना दे रही है, तो तीसरे साल कंपनी कितना देगी, सॉरी वापस बताता हूं, देखो यहाँ पे
कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर है वो 10 रुपए डिविडेंड क्या देती है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर वाले को, जो कि फिक्स होता है। पहले साल 10 दिया, दूसरे साल नहीं दिया, तीसरे साल नहीं दिया, लेकिन चौथे साल कंपनी डिविडेंड कर रही है। तो जब कंपनी चौथे साल डिविडेंड देगी तो 10 रुपए नहीं देगी, क्या करेगी, दूसरे और तीसरे और चौथे का मिला के देगी, तो टोटल कितना होता है 30 रुपए आता है। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, जहां पर कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर किसी साल डिविडेंड नहीं भी पे कर पाती है तो जब वो अगली बार डिविडेंड पे करेगी तो सभी जितना भी पे करना बाकी उसका टोटल क्या पे करती है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, रात गई बात गई, एक साल पे किया लेकिन बीच के 2 साल नहीं पे किया, तो जब चौथे साल पे करेगी तो बीच के 2 साल जो गैप हुआ है उसका डिविडेंड पे नहीं करती। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है, ऐसे शेयर्स होते हैं जहां पे उसका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स रहता है, लेकिन साथ ही साथ अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ यानी एडिशनल प्रॉफिट हुआ तो उसमें भी उसको हिस्सा मिलता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो उसमें कोई भी हिस्सा मिलने वाला नहीं है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है, ये ऐसे शेयर्स के टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस के, जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस को इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग्स में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिसको हम इक्विटी शेयर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है, जहां पे कंपनी कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रेफरेंस होल्डर्स के जो पैसे होते हैं वो लौटा देती है। इरिडेबल मतलब क्या होता है, जहां पे कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी प्रेफरेंस होल्डर के जो पैसे होते हैं वो लौटाती ही नहीं, जब हाँ बंद होने वाली तो भले लौटा दे। क्लियर हो गया। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, रिटेन अर्निंग मतलब ये होता है जब कभी भी कंपनी क्या करती है, कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए कमा रही है, ठीक है, 100 रुपए का उसको प्रॉफिट इनकम आया, 50 रुपए इसने एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, 10 रुपए प्रेफरेंस वाले को दिया और 10 रुपए क्या दिया इक्विटी वाले को दिया, तो कितना बचा, 20 रुपया बचा। तो ये जो 20 रुपया बचा जो कंपनी अपने पास रखती है कि आगे चलकर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे ये पैसे को हम इस्तेमाल कर सके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग क्या बोलते हैं, जहां पे पूरा पेमेंट करने के बाद पूरे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग क्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जितना भी पैसा बचता है तो वो तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले का रहता है, हाँ भाई इक्विटी शेयर होल्डर वाले का रहता है, लेकिन कंपनी बार बार शेयर तो इशू नहीं करेगी ना, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर वाले में से कुछ पैसे का वो बचा के रख लेती है, जिसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अगर आगे चलकर कंपनी को वो पैसे यूज में नहीं आते तो कंपनी इसी पैसे से क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर वालों को क्या देती है, बोनस शेयर इशू क्या करती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला डिटर्मिनेंट्स, अब क्या बोला टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। अब देखो डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है। अगर टोटल अर्निंग, अगर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बहुत ज्यादा क्या कर रही है, कमा रही है, बहुत ज्यादा कमा रही है तो सेव भी ज्यादा करेगी, जब सेव भी ज्यादा करेगी रिटेन अर्निंग भी क्या ज्यादा होगा। कंपनी कम कमा रही है तो सेव भी क्या कम करेगी, तो रिटेन अर्निंग भी क्या कम होगी। टैक्सेशन पॉलिसी, अब जो टैक्सेस है वो बहुत हाई रेट पे, कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट लगते हैं बहुत हाई लगते हैं, तो वहां पे पैसे ज्यादा बचेंगे क्या, नहीं पैसे ज्यादा नहीं बचेंगे, तो रिटेन अर्निंग क्या होगी, कम हो जाएगी। डिविडेंड पॉलिसी, अब फॉर एग्जांपल कंपनी जो है अच्छा खासा डिविडेंड देती है अपने इक्विटी शेयर वाले को, तो क्या कंपनी के पास पैसे अच्छे खासे बचेंगे क्या, नहीं, तो वहां पे क्या होगा, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा। लेकिन जब क्या होता है, कंपनी क्या कहती है, कंपनी का जो पैसा होता है वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी जो डिविडेंड देती है वो बहुत ज्यादा नहीं देती है, जितना रिक्वायर्ड है उतना देती है, तो रिटेन अर्निंग क्या एक अच्छा खासा क्या बचेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल, इफ पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर दैट द कंपनीज वर्क एज पर इट्स रेगुलेशन, company has to formulate the dividend policy in accordance with the rules and regulations framed by the government। और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं कि भैया जो है आपके शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसे दो, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है, प्रॉफिट जो भी है उसमें मैक्सिमम डिविडेंड देना पड़ेगा, तो रिटर्निंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे समझेंगे, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, और ये मैं हूं, ठीक है, अब कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, क्या चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। अब मुझे मेरे पास क्या 100 करोड़ है, ठीक है, कंपनी क्या बोलती है, आप मुझे 100 करोड़ दे दो, इसको मैं 10 साल के बाद आपको क्या लौटा दूंगा, ठीक है, 10 साल बाद लौटाऊंगा, और जब तक लौटाऊंगा नहीं तब तक मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट क्या पे करूंगा, ठीक है, बोला ठीक है। लेकिन मैं कंपनी को क्या बोलता हूँ, कंपनी को कि भैया आप एक डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें जो मुझे आपने वादा की, ये सारी चीजें लिख के दो, हो सकता है कि आप कल को मुकर जाओ तो मुझे भरोसा नहीं है, मुझे एक एश्योरेंस दो। तो यहाँ पे कंपनी ये सारी चीजें लिखेगी, साइन विन करेगी, अपना स्टैम्प मारेगी और ये डॉक्यूमेंट मुझे देगी, और मैं क्या करूंगा, कंपनी को 100 करोड़ दूंगा। और ये जो डॉक्यूमेंट दी, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिबेंचर्स क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को। ठीक है, तो डिबेंचर ये आया कौन से वर्ड से,
डिबेंचर ये जो वर्ड आया है लैटिन वर्ड जेब्रे से, जिसका मतलब ओ मतलब क्या, उधारी। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक्नॉलेज करता है कि उधारी कंपनी ने क्या लिया। मैंने बताया ना, डॉक्यूमेंट लिया है, उसमें लिखा है कि मैंने इतने इतने रुपए लिया और इतने टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको पैसे क्या लौटा दूंगा। ठीक है, अब सिक्योरिटी, कंपनी जब कभी भी डिबेंचर इश्यू करती है तो उसके साथ एक चार्ज देती है कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी पैसे रीपे नहीं कर पाई तो उसके बदले आप ये चीज का उठा के लेकर जा सकते, इसको हम लोग सिक्योरिटी बोलते हैं। टाइम ऑफ रिपेमेंट, जब कभी भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो एक फिक्स डेट कर दिया जाता है, उसके उस पर्टिकुलर डेट पे क्या कहती है कंपनी पैसे का लौटाती है। प्रायोरिटी ऑफ द रिपेमेंट, सबसे पहले कभी भी जब पैसे लौटाए जाएंगे तो सबसे पहले जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं उनको लौटाए जाएंगे। डिबेंचर होल्डर भी क्या होता है, क्रेडिटर होता है, तो उसको सबसे पहले लौटाए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है आपका प्रॉमिस, एक तरह का प्रॉमिस होता है, डॉक्यूमेंट जो मैंने दिया एक तरह का प्रॉमिस है कि कंपनी ने इतने इतने पैसे लिए इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद लौटा देगा, और जब तक नहीं लौटाएगा तो इतना क्या करेगा, इतना इंटरेस्ट क्या भरने वाले। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी में जो डिबेंचर होल्डर होता है कंपनी के लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है, क्योंकि उसने पैसे उधार पे दिए। इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वोटिंग राइट कोई मिलता है नहीं, कंपनी के क्रेडिटर को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलता, सिर्फ ओनर को मिलता है। इश्यूअर कौन हो सकता है, डिबेंचर कोई भी इश्यू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी भी इश्यू कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। डिबेंचर्स इश्यू कौन कर सकता है, किसके पास अधिकार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अधिकार होते हैं। लिस्टिंग क्या, विद एटलीस्ट वन। अब अगर आपको डिबेंचर इश्यू करना है तो कम से कम आपको एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या होना पड़ता है, रजिस्टर्ड क्या होना पड़ता है। फेस वैल्यू जो होती है डिबेंचर की वो ज्यादा ही होती है। पार्टीज जो डिबेंचर की पार्टीज कौन कौन होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कंपनी होती है, ट्रस्टीज इन्वॉल्व होते हैं और डिबेंचर होल्डर्स के इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर होल्डर चाहता है डिबेंचर्स को बेचना तो इजीली किसी को भी बेच सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं, जब कभी भी डिबेंचर्स के बदले क्या किया जाता है, कोई भी चीज हम क्या रखते हैं, हम गिरवी रखते हैं यानी चार्ज पर रखते हैं, तो उसको सिक्योर डिबेंचर्स बोलेंगे जाएंगे। अनसिक्योर मतलब जब डिबेंचर तो हमने दे दिया लेकिन कोई भी चीज चार्ज पे नहीं, कोई भी चीज गिरवी पे नहीं रखी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, जब कभी भी हम डिबेंचर्स क्या करें, इशू करें, अगर उस डिबेंचर पे किसका नाम लिखा हुआ है तो उसको हम लोग रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलेंगे। बेयर डिबेंचर मतलब जब उस डॉक्यूमेंट पे किसका नाम नहीं लिखा रहेगा तो उसको हम लोग बेयर डिबेंचर्स क्या बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके पैसे क्या लौटा देती है डिबेंचर होल्डर के, तो उसको हम लोग रिडीमेबल बोलेंगे। इरिडेबल मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भी कंपनी पैसे नहीं लौटाती है, कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में पैसे नहीं लौटाएगी, जहां जब कंपनी बंद होने वाली रहती है तब पैसे लौटाती है, तो उसको हम लोग इरिडेबल बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब क्या, जब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो डिबेंचर्स होंगे वो आपके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलेंगे। नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या होता है, जब वो इक्विटी शेयर्स में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, उसको हम लोग नॉन कन्वर्टेबल बोलेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अब ये क्या है, डिपॉजिट भी कंपनी, जिसको हम लोग पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। कंपनी को अगर कुछ छोटे मोटे अमाउंट की जरूरत है थोड़े पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के लिए, तो कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है न्यूज़पेपर में, और एडवर्टाइजमेंट देने के बाद न्यूज़पेपर में तो क्या करती है, वो सभी से क्या पैसे क्या कलेक्ट करती है, कितने पीरियड के, कम से कम 6 महीने के और ज्यादा 36 महीने के लिए। इस तरह के डिपॉजिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट क्या बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, जो जनरल पब्लिक होती है, ठीक है, वो इसमें इन्वेस्ट करना भी पसंद करती है। जनरल पब्लिक क्या करती है, बैंक में पैसे डालती है, ठीक है, बैंक में पैसे जमा करती है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या मिलता है, वो कम मिलता है। लेकिन जो कंपनीज होती है, कंपनी बैंक के कंपैरिजन में जो रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देती है, ज्यादा देती है। क्या देती है, ज्यादा देती है। तो यहाँ पे लोग जो होंगे उसको इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वही कंपनी क्यों पब्लिक डिपॉजिट लेती है, बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेती है, क्योंकि बैंक से जब लोन लेने जाएगी तो कंपेरेटिवली उसको हाईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन वहीं जब वो पब्लिक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के कंपेरिजन में उसको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का पे करना पड़ता है। अब कौन सी चीज डिपॉजिट नहीं हो सकती, किस किस चीज को हम लोग डिपॉजिट नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आ रहेगा उसको हम लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी पैसा जो लोन हमें मिला होगा कंपनी से, बैंकिंग कंपनी से, उसे हम नहीं बोल सकते। ऐसा कोई भी पैसा जो हमें फॉरेन गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल बैंक से मिला होगा उसको हम लोग डिपॉजिट नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसा कोई भी पैसा जो कंपनी या फिर दूसरी कंपनी से मिला होगा उसको हम लोग नहीं बोल सकते। ऐसा कोई भी पैसा जो कमर्शियल पेपर इश्यू करके हमने लिया हो उसको हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी पैसा जो बॉन्ड्स इशू करके लिया हो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं बोल सकते। ठीक है, किसी संस्था से मिला होगा तो उसको भी डिपॉजिट नहीं बोल सकते। या फिर ऐसा कोई भी पैसा जहां जिसे हमने शेयर या फिर डिबेंचर बेच करके रेज किया उसको भी हम लोग क्या डिपॉजिट नहीं बोल सकते। बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली एक तरह का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर कंपनी क्या करती है, वादा करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम पैसे आपके क्या लौटा देंगे।
नेचर ऑफ फाइनेंस, ये जो फाइनेंस होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, मतलब एक साल से ज्यादा के लिए रहता है। बॉन्ड होल्डर कौन होता है? क्रेडिटर होता है कंपनी के लिए। रिटर्न क्या मिलता है बॉन्ड पे? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। रिपेमेंट कब होता है? जब मेच्योरिटी डेट पूरी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या रिपेमेंट क्या होता है। एडीआर और जीडीआर के बारे में पढ़ेंगे। एडीआर क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और जीडीआर क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कई सारी कंपनियां हैं, ठीक है, कई सारी कंपनियां होती है जो क्या करना चाहती है, जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती है, लेकिन कुछ रूल्स है और रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते बहुत सारी कंपनियां लिस्ट नहीं हो पाती। क्या करती है? लिस्ट नहीं हो पाती है। तो वो क्या करती है? वो दूसरा तरीका निभाती है कि वहां पे वो क्या करती है, वो अपनी एडीआर और जीडीआर क्या रिसिप्ट इशू करती है। एडीआर मतलब क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जीडीआर क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी आपके शेयर्स की तरह ही काम करता है, ठीक है। जो राइट्स इक्विटी शेयरहोल्डर वाले को मिलते हैं वही राइट्स जीडीआर वाले को भी मिलते हैं, बस उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया में जीडीआर चलता है, सिर्फ अमेरिका में क्या चलता है? एडीआर क्या चलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक्स। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? अभी आपको पता है, जब कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, अगर आपके पास आपका करंट अकाउंट है और आपके अकाउंट में पैसे कम पड़ गए, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसे ज्यादा चाहिए रहते हैं, तो कंपनी आपको जो बैंकिंग कंपनी आपको पैसे देती है उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। कैश क्रेडिट मतलब उधारी दे रही है। लोन जो देती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपके पास अगर बीओई पड़ा हुआ है और आपको समय से पहले, उसकी मेच्योरिटी से पहले आपको पैसे चाहिए, तो वहां पे बैंक क्या करते हैं? आपको डिस्काउंट मतलब समय के पहले पैसे देती है लेकिन कुछ चार्जेस काट के देती है, उसको हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बोलते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इसको रीड कर लेना। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जब कभी भी हम क्या कहते हैं, माल उधारी पे खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। क्लियर हो गया। इस ये हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमने कवर कर लिया। आई होप आपको ये पूरी जो चीज होगी वो समझी होगी, और चीजें आपको समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि इससे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपकी अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।